हाय फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के सेकंड पार्ट जिसका नाम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन नेचर में किस तरीके से इंसान सांस लेता है और सांस को छोड़ता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में कि रिस्पायरेशन होता क्या है। The process by which a living beings utilize the food to get energy is called respiration. रिस्पायरेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड से एनर्जी लेते हैं, उसके बाद उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। कॉमन लैंग्वेज में कह ले तो सांस लेना और सांस को छोड़ना, यानी सांस इनहेल करना और सांस को छोड़ना यानी इनहेलेशन करना, उसको कहते हैं हम लोग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज एन ऑक्सीजनेशन reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy. रिस्पायरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजनेशन का रिएक्शन होता है जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है और वो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट से मुझे हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड होता है। Mitochondria is the site of respiration and the energy release is stored in the form ATP। ATP जो होता है एंट्रा ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं और एंट्रा ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रिस्पायरेशन। माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो रिस्पायरेशन होता है उसमें आपका ये एटीपी स्टोरेज रहता है। एटीपी इज स्टोर्ड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज द पर एज नीड। जब उसको जरूरत होता है तब वो रिलीज करता है, ऐसे रिलीज वो नहीं करता है। स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से रिस्पायरेशन हम लोग लेते हैं, कौन कौन सा स्टेप है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायोरेटिक। ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू पायोरेटिक में किस तरीके से वो ब्रेक डाउन होता है। इन दिस स्टेप हैपेंस द साइटोप्लाज्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज broken down into pyruvic acid. Glucose molecule is composed of 6 carbon atom while pyruvic acid is composed of 3 carbon atom. इस स्टेप में सबसे पहला स्टेप है साइटोप्लाज्म जिसमें आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के पायरोडिक एसिड में बदलता है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है आपका 6 कार्बन और 3 कार्बन से बना होता है। ठीक है, फैट ऑफ पायरोडिक एसिड। पायरोडिक एसिड में फैट का क्या है कॉम्बिनेशन ये देख लेते हैं। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरोडिक एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द type of respiration in the particular organism. Respiration of two type, aerobic respiration and anaerobic respiration. जब पायरोडिक एसिड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मॉलिक्यूल्स भी होता है। ठीक है, इसमें रिस्पायरेशन का 2 टाइप होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक और एनारोबिक इन दोनों टाइप के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व, रिस्पायरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देखेंगे। गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज जब होता है तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इज ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रिस्पायरेशन। सिंपल वे में जैसे हम लोग फूड को खाते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड होती है, जस्ट उसी तरीके से रिस्पायरेशन का भी प्रोसेस होता है। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन,
फर्स्ट है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन. दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें सबसे पहला आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है. पैलोडिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. पैलोडिक एसिड आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. देन एनर्जी रिलीज, फिर वो एनर्जी रिलीज करता है. एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस. एनारोबिक रिस्पायरेशन सेकेंड है आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन. दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन हैपेंस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें जो होता है आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है. पैलोडिक एसिड इज आइदर कन्वर्ट इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड. पैलोडिक एसिड में जो आपका होता है, पहले एरोबिक में जो हो रहा था ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा था, ठीक है. जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो रहा है. इथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फ्रॉम in case of anaerobic respiration in microbes like yeast और बैक्टीरिया. इथाइल अल्कोहल का यूज जनरली आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन में ही होता है, जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं. लैक्टिक एसिड फॉर्म इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन द म्यूकस सेल. लैक्टिक एसिड जो होता है आपका माइक्रोब प्रेजेंट होता है, इसमें आपका म्यूकस सेल रहता है. लैक्टिक एसिड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्लूकोज, पायरुवेटेड. ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और पायरुवेटिक में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी. पायरुवेटिव में होता है आपका ईस्ट और इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है. प्लस इसमें इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी होता है. पायरुवेटिक में होता है इसमें मसल्स रहते हैं और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है. लैक्टिक एसिड और एनर्जी से बनके ये मिलता है. पायरुवेटिक एक आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन. इसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं. द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोअर्स. ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6. ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये रिएक्शन करेगा तो 6 CO2 बनाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का 6 अणु और ऑक्सीजन का 8 अणु, ठीक है. फिर जल बनाएगा प्लस एनर्जी को ये रिलीज करेगा. ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी H2O, जल और एनर्जी में रिलीज होता है. उसी ग्लूकोज को जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसी ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन की अब्सेंटी में रिएक्शन करवाएंगे तो इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा. फिर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेम प्रोसेस है ग्लूकोज को, तो लैक्टिक एसिड ये रिलीज करेगा, ठीक है. नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड फ्लो चार्ट है. ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेटिक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी. इसमें आपका 3 होगा. अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ईस्ट होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, म्यूकस सेल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. ईस्ट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ईस्ट की उपस्थिति, उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रहेगा. लैक ऑफ ऑक्सीजन आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रहेगा. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. रिस्पायरेशन को 2 पार्ट में बांटा गया. एक यहाँ पे दिया हुआ आपका छोटा सा फ्लो चार्ट. रिस्पायरेशन को 2 पार्ट में बांटा गया. फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक और सेकेंड है आपका एनारोबिक, ठीक है. एरोबिक में आपका होता है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है यानी ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट रहेगा. अगर इन माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा. इंड प्रोड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है. लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा. मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है. इक्वेशन है इसका ग्लूकोज, पायरुवेटिक
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनोरोबिक रिस्पायरेशन में आपका हो जाएगा टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आपका ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। ठीक है, अक्कर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंड प्रोड्यूस आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, इसमें अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का एंड हो जाता है, यानी वो लास्ट मोमेंट होता है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और लेस मतलब बहुत कम मात्रा में ये एनर्जी को रिलीज करता है। ईस्ट की उपस्थिति में देख लेते हैं ग्लूकोज, पैरेटिक, इथेनॉल, H2O प्लस एनर्जी। और म्यूकस सेल में देख लेते हैं ग्लूकोज, पैरेटिक मिलके आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी को रिलीज करता है। पेन इन लेग मसल वाइल रनिंग, देखते हैं कि जब अगर पेन लेग में पेन है यानी पैर में अगर दर्द है तो वो किस तरीके से रनिंग करेगा। फर्स्ट पॉइंट इसका, व्हेन समवन रन टू फुट ही मे एक्सपीरियंस थ्रॉम्बिंग पेन इन द लेग मसल्स, जब अगर हम दौड़ रहे हैं और थ्रॉम्बिंग पेन हो गया लेग में तो कैसे होगा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स। ठीक है, एनारोबिक में होता है आपका ऑक्सीजन का ये लेस होता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स। ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल्स इंक्रीज। दिस compensation by the anaerobic respiration and lactic acid form in the process. The deposition of lactic acid causes pain in the leg. The pain subside after taking rest at some time. ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर मसल्स में पेन है और वो रनिंग के दौरान अगर मसल्स में पेन हो गया तब आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन वहाँ पे काम करता है। ड्यूरिंग रनिंग के टाइम एनर्जी डिमांड होती है और सेल टिश्यू जो होता है इंक्रीज करता है, मसल सेल्स जो होता है आपका इंक्रीज करता है। तो इसका कंपनसेशन करने के लिए आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्म में आता है, वहाँ पे ये प्रोसेस आपका रिस्पायरेशन में होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एनारोबिक और एरोबिक, एरोबिक में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक में होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है जिसकी वजह से आपका पेन ये होता है। फिर वहां पे आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म में लैक्टिक एसिड काम करता है और वहां पे पेन जो है आपका थोड़ा आफ्टर रेस्ट लेने के बाद वो ठीक हो सकता है, मेडिसिन लेने के बाद। द पेन सबसाइड आफ्टर टेकिंग रेस्ट फ्रॉम सम टाइम, कुछ टाइम आराम करने के बाद वो ठीक हो सकता है। ये एक उदाहरण के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि एरोबिक और एनारोबिक किस तरीके से काम करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। फॉर एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑर्गेनिज्म नीड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड carbon dioxide produced during the process need to be removed from the body। इसमें कहा गया है कि जैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन में कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में, यानी रिमूव किया जाता है हमारे बॉडी में। डिफरेंट organism use different method for the intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide. Diffusion in the method which is utilized by unicellular and some simple organisms for this purpose. In plant also diffusion of utilized for exchange of gases. In complete animal respiration, respiratory system does the job of exchange of gases. Gills are present respiratory organ फॉर फिशेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कहा गया है कि फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन में जिस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमारा गैसेस एक्सचेंज होने का एक प्रोसेस है, यानी एक वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल वे में जैसे जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने तो बताया था कि एक रिस्पायरेशन उसे कहते हैं जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गया आपका रिस्पायरेशन, और इसी एक्सचेंज प्रोसेस इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है और किस तरीके से पेड़ पौधे में, फिर अदर ऑर्गेनिज्म यानी अदर एनिमल्स में किस तरीके से काम करता है। ये अलग अलग एक्सचेंज होने का मेथड होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग विधि होती है, अलग अलग मेथड होते हैं ऑक्सीजन इनटेक करने के और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल्सन करने के। डिफ्यूजन इज द मेथड विच द यूटिलाइज, उसका अलग अलग तरीके से उसका यूटिलाइज होता है यूनिसेलुलर और सिंपल ऑर्गेनिज्म पर्पस में भी। इन प्लांट आल्सो, ओके, पेड़ पौधे में भी डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पेड़ पौधे में भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, उनमें भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उसमें भी रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है और उनमें भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गिल्स आर प्रेजेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फिशेस। फिश में जो होता है, फिश में जो होता है आपका सांस लेने के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मछलियों में क्या होता है, सांस लेने के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे उनका ओपर्कुलम होता है, यहाँ पे गिल्स होते हैं, इसी के थ्रू वो सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन द वाटर थ्रू गिल। मछलियां जो होती हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं घुले वाटर से। वाटर में जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उससे मछलियां सांस लेती हैं। सिंस availability of oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism is faster। ठीक है, जैसा कि होता है कि ऑक्सीजन हमारा हर जगह अवेलेबल होता है, तो कहीं ज्यादा मात्रा में भी होता है और कहीं कम मात्रा में भी होता है। इंसेक्ट हैव ए सिस्टम ऑफ स्पाइरकल्स एंड ट्रैकियाज विच इज यूज फॉर टेकिंग ऑक्सीजन। इंसेक्ट में भी अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं, किसी में ट्रैकिया पाया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से वो यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं और वो अपने हिसाब से अपने गैसेस को लेते हैं और छोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेसियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलपमेंट लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ ऑर्गेनिज्म में लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन द ट्रेसियल environment, so breathing rate is slower as compared to what it is in fishes। ऑक्सीजन कुछ में ऑक्सीजन कह सकते हैं कि कहीं कहीं ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है इन्वायरमेंट में, कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है। ट्रेसियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। ठीक है, ट्रेसियल ऑर्गेनिज्म में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आपका यूज होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में आपका ऑक्सीजन जो होता है घुला हुआ रहता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पौधों में, फिर जीव जंतु में किस तरीके से होता है, यानी हर चीज के बारे में ओवरऑल हम लोगों ने देखा। लेकिन अभी देखेंगे स्पेशली कि ह्यूमन में किस तरीके से रिस्पायरेशन का काम होता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अभी देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन किस तरीके से होता है।
ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ lungs. These are attached to a system of tube which open on the outside through the nostril. ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो होता है एक जोड़ी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 1 पेयर लंग्स मौजूद होते हैं जो अटैच होते हैं आपके सिस्टम से, ट्यूब्यूल से, जो आपका नॉस्ट्रिल से ओपन होते हैं। ये आपका नॉस्ट्रिल से ओपन होता है। फॉलोइंग आर मेन स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखते हैं हम लोग कि आगे की जिस तरीके से क्या क्या प्रेजेंट होता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी में, कौन कौन सा सिस्टम, कौन कौन सा ऑर्गन अटैच होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है नॉस्ट्रिल। देयर आर 2 नॉस्ट्रिल विच कन्वर्ज टू फ्रॉम द नेजल पैसेज, ठीक है। ठीक है, ये होता है हमारा नॉस्ट्रिल। यहाँ पे 2 नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं जो आपका नेजल सिस्टम का एक रास्ता होता है। जिस तरीके से ऑसोफेगस प्रेजेंट था ना स्टमक तक फूड को ले जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। एक ट्रैकिया प्रेजेंट होता है जो एयर को लंग्स तक ले जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल लाइंड बाय द हेयर एंड रिमेन वेट ड्यू टू मसल्स म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है। नॉस्ट्रिल यानी नासा छिद्री, इसको हिंदी में कहते हैं। हमारे नोज में 2 होल होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है नॉस्ट्रिल। तो ये इनर लेयर होता है, इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट को यानी म्यूकस सिक्रेशन को रोकता है। वो जो भी हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं उसमें जो भी गंदगी वगैरह मौजूद होती है ना, तो वो हमारे नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है वो वहां पे एक छन्ने का काम करती है। The mucus and the hair helps filter the dust particle from the inhaled air. Further, air is warm up when enter the passage, nasal passage, ठीक है। जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो एक फिल्टर का काम करते हैं और जो भी गंदगी वगैरह है वहां पे रख लेते हैं, उसके बाद ही एंटर करने देते हैं। सेकेंड है आपका फेरिंग्स। इट इज a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यू आफ्टर द नेजल पैसेज। नॉस्ट्रिल के बाद आता है आपका फेरिंग्स। यह जो होता है एक ट्यूब लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो नेजल पैसेज से सटा होता है। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स जो होता है आपका, ये थर्ड है आपका लैरिंग्स। दिस पार्ट कम आफ्टर द फेरिंग्स। ये जो होता है आपका फेरिंग्स के बाद आता है, पहले आपका फेरिंग्स आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लैरिंग्स। सबसे पहला आपका नॉस्ट्रिल, सेकंड है आपका फेरिंग्स, थर्ड है आपका लैरिंग्स, फोर्थ है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आपका लंग्स आता है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ट्रैकिया, दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। Cartilaginous rings prevent the collapse of trachea in the absence of air.
ट्रैकिया जो होता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो हमारा ट्रैकिया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं ट्रैकिया का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसे ध्यान से देख लीजिए आप लोग। दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ये जो होता है ट्रैकिया में, जो रिंग यानी गोल समान ट्रैकिया में होता है, ये रिंग रिंग होता है आपका, जैसे बैंगल्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से ट्रैकिया में भी आपका लाइनिंग होता है, रिंग्स इस तरीके का होता है ये आपका ट्रैकिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यहां से आपका एयर पास करता है, ठीक है, तभी वो जाके आपका लंग्स में जाता है, ठीक है। एक फिगर के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक फिगर है यहाँ पे। ये है आपका नॉस्ट्रिल यानी नेजल पैसेज, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका नेजल पैसेज। यहाँ पे जो हम एरो लगा रहे हैं, समझ लीजिए ये आपका एयर है। यहाँ से एयर जाता है माउथ कैविटी, यानी माउथ कैविटी को क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं से आपका फूड भी जा रहा है और यहीं से आपका एयर भी जा रहा है, ठीक है। नेजल पैसेज समझ लीजिए ये आपका एयर है, ऑक्सीजन है। फेरिंग्स आपका आगे रहता है और फेरिंग्स के जस्ट पीछे आपका लैरिंग्स रहता है, ठीक है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स आगे, फेरिंग्स आपका थोड़ा सा पीछे रहता है, ठीक है। तो ये एयर जो है आपका यहाँ पे आएगा, यहां से आपका यहां तक आया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया आपका ट्रैकिया, रिंग कार्टिलेज होते हैं। ये एयर आपका यहाँ से यहाँ इंटर करेगा, फिर लंग्स में जाता है। ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लंग्स है, हट मत समझना इसे, ये लंग्स है, ठीक है। इसमें बहुत सारे, इसमें आपका ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोर सैक, फिर ये जो नीचे का ये पोर्शन जो है आपका डायफ्राम है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब रीत वगैरह है, ठीक है। एल्वियाई का ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यहीं पे आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो भी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी सब रास्ते से होता है। और एक बात और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि खाते समय लोग कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि वो कॉमन लैंग्वेज में कह ले तो कहते हैं कि इंसान को वो हिचकी आ जाएगी या फिर वो खाना आगे फेंक देगा, ठीक है। तो जब हम लोग खाते हैं तो खाते समय अगर बोलेंगे तो खाना, ठीक है, खाते समय अगर हम बोलेंगे तो फूड भी जाएगा और एयर भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है एक कह लीजिए तो एक ढक्कन होता है, ठीक है। यहीं से आपका ये पैसेज होके आपका यहाँ पे स्टमक है, ठीक है। तो एयर भी आ रहा है और खाना भी जाना है। तो अगर आप खाते समय बोलते हैं तो आप सड़क जाओगे, ठीक है, खाना अंदर आने की बजाय वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक कह लीजिए तो एक दरवाजा होता है जो आपको ऑसोफेगस, ट्रैकिया भी और ऑसोफेगस भी यहीं पे होता है। तो वो खाना स्टमक में जाना है और फिर सांस को, एयर को कहाँ जाना है, आपका लंग्स में जाना है। तो ये लाइन जो होता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिस्टर्बेंस होने की वजह से उसको समझ नहीं आता है कि मुझे जाना कहाँ है, इसलिए उसका बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो कहने का मतलब अंदर न जाके वो बाहर की ओर चला जाता है। Passage of air through the respiratory system in human
विंग्स, किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल के बाद वो नेजल पैसेज में आएगा, नेजल पैसेज से वो नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोल के बाद वो ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, तभी वो सब जगह अपना काम करेगा। ठीक है, अगर कोई भी इंसान या कोई भी जीव जंतु सांस लेता है तो सबसे पहले वो हमारे नोज में 2 होल है वहां आएगा, उसके बाद नेजल पैसेज में जाएगा, नेजल पैसेज से नाक की कैविटी, नेजल कैविटी में वो वर्कआउट करेगा, उसके बाद वो फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोल, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। ब्रीथिंग मैकेनिज्म देखते हैं कि वह काम किस तरीके से ये करता है। ब्रीथिंग मैकेनिज्म, द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो है आपका लंग्स, जिसको लंग्स कंट्रोल करता है, डायफ्राम, लंग्स को डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। द डायफ्राम इज द मेम्ब्रेन विच सेपरेट द thoracic chamber from the abdominal cavity। डायफ्राम जो होता है आपका thoracic chamber और abdominal cavity से एकदम से सेपरेट होता है। when the diaphragm move down the lungs expelled the air is inhaled। जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन जब अपने बॉडी में इंटर करते हैं तो डायफ्राम जो होता है हमारा मूव डाउन यानी नीचे की ओर डाउन हो जाता है और लंग्स जो है आपका एक्सपेल्ड कर जाता है यानी वो फैल जाता है। व्हेन द डायफ्राम मूव अप द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर आर एक्सपेल्ड। जब हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो होता है ऊपर की ओर जाता है और लंग्स जो हमारा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी वो सिकुड़ जाता है। ये फिगर में दिया हुआ है आपका एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। एक्सहेलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन को अंदर करना। ठीक है, इनहेलेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम लोग एयर मूव इन, ठीक है, जब हम लोग एयर को इन कर रहे हैं यानी सांस को अंदर ले रहे हैं तो जो रिब्स वगैरह है, जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की ओर डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायफ्राम है ना नीचे की ओर हो जाएगा यानी फैल जाएगा और लंग्स जो है ये एक्सपेल्ड हो जाएगा। लंग्स जो है आपका एक्सपेल्ड हो जाएगा यानी वो बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट, जैसे ही हम लोग सांस को बाहर छोड़ेंगे तो लंग्स हमारा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डायफ्राम जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा। देखिए ये एरिया और ये एरिया ऊपर की ओर उठ जाएगा, रिब्स भी मूव्स हो जाएंगे यानी सिकुड़ जाएंगे। लंग्स जो है हमारा जैसे एक फॉर एग्जांपल बलून है, ठीक है, बलून में आपने हवा डाला तो वो फैल गया और जब उसको हवा को बाहर निकालते हैं तो वो पिचक जाता है। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर लंग्स भी यही काम करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग एयर को अंदर लेते हैं तो हमारा लंग्स बलून की तरह फूल जाता है यानी एक्सपेल्ड हो जाता है और जैसे ही हम लोग सांस को छोड़ते हैं बलून की तरह हमारा लंग्स चिपक जाता है यानी सिकुड़ जाता है। उम्मीद करते हैं एक्सहेलेशन और इनहेलेशन समझ में आया होगा। एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी एक्सपेल्ड। जो चेस्ट कैविटी है यानी हमारी छाती जहाँ पे होती है ना उसको चेस्ट कैविटी बोला जाता है। तो जैसे ही हम लोग सांस को अंदर लेंगे थोरैसिक कैविटी जो है फैल जाएगा, रिब्स भी ऊपर की ओर उठ जाएंगे, डायफ्राम जो है फ्लैट शेप में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज कर जाएगा और एयर हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगा।
लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, थोरेसिस कैविटी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिब्स ऊपर की डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। डायफ्राम जो है डोम शेप में आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज कर जाएगा और एयर एग्जिट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। अब बारी है आपका कि हम लोगों ने खाना तो खा लिया, ठीक है, सांस भी ले लिया, लेकिन हमारा हार्ट वो तो वहीं पे होना चाहिए ना। आप लोगों के बात में दिमाग में बात आ रही होगी कि हार्ट